नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले आपसे साग्रह निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर इसे लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी ज़रूर से ज़रूर करें। तो देखिए, आज का जो न्यूज़ है वह बड़ा ही गजब का है। हुआ क्या है कि बीजेपी अपने आप को शेर समझती है, उस पर से एक सवा शेर की एंट्री हो चुकी है। मेरा मतलब है राहुल गांधी जी से। देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव का ऐलान हो चुका है। महाराष्ट्र में एक ही बार यानी 20 नवंबर को चुनाव होगा और यहाँ 2 फेज में चुनाव होने का है, यानी 13 तारीख को पहला फेज और दूसरा 20 तारीख को। 23 तारीख को चुनाव का ऐलान होगा, ठीक, रिजल्ट निकलेगा। अब यहाँ पर मैंने जो थंबनेल दिया है कि राहुल जी ने वहाँ बीजेपी को बुरी तरीके से हराया है। कैसे हराया है उस पर विचार करेंगे। और हरियाणा की बागडोर अभी भी, हालांकि नयाब सिंह सैनी का चुनाव हो चुका है और वे ही कल मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, इसके बाद भी नेपथ्य में क्या हो रहा है उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इसीलिए मैंने लिखा है कि हरियाणा की जो बागडोर है अभी भी राहुल जी के हाथ में है, इसमें दो राय नहीं है। देखिए, हुआ क्या है, यहाँ महाराष्ट्र में शिंदे गुट यानी एकनाथ शिंदे बहुत ही ज़्यादा सीटों का डिमांड कर रहे हैं। 100 से ऊपर, करीब करीब 120 सीटों का डिमांड कर रहे हैं और बीजेपी देने के पक्ष में नहीं है। अब बताइए, दोनों के बीच में गठबंधन कायम रह सकता है क्या? यहीं से शुरुआत है। और इसके बाद फिर आई अजीत पवार जी का। अजीत पवार जी का 80 से 90 सीटों का डिमांड है और बीजेपी और एकनाथ शिंदे यहाँ दोनों एक हो जा रहे हैं और वे उन्हें नॉर्मल 20 से 30 सीटों में निपटा देना चाह रहे हैं। 288 सीटें हैं। 288 सीट में 30 यदि उनको दे दिया जाए, जो कि उसे स्वीकार नहीं है किसी भी शर्त पर, जरा सा ये भी समझना होगा, उनको स्वीकार नहीं है। अब एकनाथ शिंदे का करीब करीब 20 सीटों का, 120 सीटों का डिमांड है, तो 120 और 30 यानी 150 चला गया। इसके बाद जो बचता है वह 148 या जो भी बचे वह, या 138 वह चला जाएगा बीजेपी के खाते में, ऐसा लग रहा है। बीजेपी का डिमांड है 160 का। अब ये जो तालमेल धालमेल में बदल रहा है, यहीं पर राहुल जी की एंट्री हो रही है। उनका उधर सब कुछ ठीक है। अब इधर क्या होगा, इधर शिंदे जी को यदि नहीं मिलता है तो शिंदे जी का गुट टूटेगा। टूट करके जाएगा कहाँ? उसके लिए राहुल जी की छतरी वहाँ पर है और राहुल जी के छतरी के नीचे ये यदि जाएंगे तो अब आप बताइए, राहुल जी किंग मेकर हुए कि नहीं हुए? यानी वे बीजेपी को पटकनी देंगे, हर हालत में देंगे, इसमें दो राय नहीं है। यही नहीं, अब यहाँ पर अजीत पवार गुट जी का, उनका क्या हो रहा है, 30 में सिमटाने का प्रयास हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम 12 से 15 मुस्लिम कैंडिडेट को उतारेंगे चुनाव में। इससे दोनों खफा हैं। कौन कौन खफा हैं? एकनाथ शिंदे खफा हैं और बीजेपी दोनों, क्योंकि ये एंटी मुस्लिम पर ये कार्य करते हैं। यही अवधारणा है, इनका कॉन्सेप्शन इसी पर निर्भर करता है। नैरेटिव यही चलाते हैं, एंटी मुस्लिम, और एंटी मुस्लिम हो करके ही ये क्या करते हैं, चुनाव के पहले दंगा फसाद ये वो सारा चीज़ करते हैं, जिससे कि मोबिलाइजेशन एक तरफ हो जाए हिंदू वोटों का। क्योंकि उधर इनको मालूम है कि मुस्लिम इन्हें वोट देंगे नहीं। जब मुस्लिम इन्हें नहीं वोट देंगे तो हिंदुओं का बंटवारा
ये किसी भी रूप में होने नहीं देंगे। लेकिन यहाँ हिंदुओं के वोट का बंटवारा हो रहा है। कैसे हो रहा है? एक नाथ शिंदे जी का डिमांड, उनका एम्बिशन, उनकी महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ चुकी है। उन्होंने महाराष्ट्र के इकोनॉमी को एकदम बर्बाद कर दिया है। ये योजना वो योजना, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि फ्री वीज़ की योजनाएं एकदम चालू नहीं कीजिए, लेकिन ये कहते हैं यदि कांग्रेस यहाँ किसी प्रकार से फ्री वीज़ पर जाती है तो इसके बाद क्या हो जाता है, इतना हल्ला होता है, इतना हल्ला होता है जैसे लगता है कि ये पूरा आसमान जो है अपने सिर पर उठा लिए हैं। लेकिन यही अब क्या कर रहे हैं, ये जैसे इन्होंने कहा था खटाखट, तो खटाखट का बाप तो आप कर रहे हैं। यहाँ चूल्हा चक्की जितना भी चीज़ है, जो भी चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं मिलना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे टैक्स पेयर हैं, तो टैक्स पेयर के पैसा को सही यूटिलाइज कीजिए ना भाई। क्यों बांट रहे हैं? बांटने से इकोनॉमी बढ़ेगी कि इकोनॉमी बर्बाद होगी? यह तो अर्थशास्त्र का कोई भी एक अदना सा विद्यार्थी भी आपको बताएगा कि ये सही नहीं कर रहे हैं। पूरा का पूरा जितना भी है वहाँ का खजाना उसको खाली कर दिया है इन्होंने। इसके बाद भी क्या ये जीतेंगे? संभावना कम है। ऐसा नहीं है कि आप यदि घूस का पैसा, यह तो एक प्रकार से घूस का पैसा है ना, वोट खरीदने के लिए आप 1500 2000 रुपया आप दे रहे हैं, ये लाडली बहना तो वो बहना, इसके बाद किचन में सारा सामान जितना बर्तन है सब पहुंचा रहे हैं, कृषि ऋण माफ़ कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं 25 वर्ष तक बिजली मुफ्त मिलेगी। ये सारी चीज़ें जो आप कर रहे हैं, आखिर टैक्स पेयर कहाँ से पैसा देगा? इन सब चीज़ों के लिए बाद में कहिएगा, जैसे कर्नाटका की स्थिति हो रही है, सब देखे हैं क्या हुआ है। थोड़ा सा उन लोगों ने कहा कि ये चीज़ करेंगे, इसके बाद न रोड बन रहा है न नाला बन रहा है। वही स्थिति यहाँ पर हो जाएगी। माने गड्ढे ही गड्ढे दिखाई पड़ेंगे, रोड कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि रोड बनाने के लिए पैसे हैं ही नहीं, सभी तो बंटवारा कर दिया जाएगा। इन्हीं सब मुद्दों को यदि राहुल जी उठाएंगे तो क्या वोट उन्हें नहीं मिलेगा? निश्चित तौर पर मिलेगा। अब यदि कह रहे हैं कि हम लोग हिंदुओं का वोट एक करेंगे, कैसे करेंगे आप? हिंदुओं को क्या रोड पर नहीं चलना है? हिंदू टैक्स पेयर नहीं है क्या? यदि वे टैक्स पेयर हैं तो वे मांगेंगे ना हिसाब कि आखिर कहाँ गया पैसा टैक्स का, किस मद में आपने खर्च किया? तो आप कहेंगे मैंने लुटा दिया। तो इसका जवाब यदि लुटा दिया है तो वे भी कहेंगे कि हम आपको वोट नहीं देंगे, आप लुटाते रहिए। तो ये सारी समस्याएं हैं और इन समस्याओं का एक ही निदान है, वह यह कि जनता परफेक्ट वोटिंग करे। परफेक्ट वोटिंग से तात्पर्य है कि ये कि हम पैसा दे रहे हैं तो हमें वोट दो, ऐसा वोटिंग हमें नहीं चाहिए। सब जगह आजकल पता नहीं, हर जगह ये हो रहा है कि हम पैसा दे करके वोट खरीद लेंगे, लेकिन जनता बहुत ही चालाक है, परफेक्ट है। जनता उसी समय वोट आपको देगी जब उन्हें लगेगा कि आप सही काम कर रहे हैं, और नहीं तो जिन्हें मिलेगा वे तो हो सकता है आपको वोट करें, लेकिन उनकी संख्या कम है। जिन्हें नहीं है, जिन्हें आप नहीं दे पा रहे हैं, वे आपको वोट नहीं करेंगे। इस प्रकार वोटों का बंटवारा होगा, और वोटों का बंटवारा होगा तो क्या होगा? आप देख रहे हैं कि उधर मुस्लिम एक मत हो करके जितने भी कांग्रेसी छतरे के नीचे जितने भी लोग हैं सबको वोट करेगी, और इधर हिंदुओं का बंटवारा होगा। चूँकि टैक्स पेइंग का समस्या है, उसके आधार पर वे वोटिंग करेंगे। और इस प्रकार से मैंने जो कहा कि ये महाराष्ट्र में राहुल गांधी बीजेपी को पटकनी देने वाले हैं, बल्कि दे दिए एक तरह से। अभी जो स्थिति बन रही है, जबकि घमासान चला हुआ है,
तीनों ही में घमासान। जब इसको जरा सा ध्यान दीजिएगा, जब अजीत पवार को हटाने की बात होती है तो ये दोनों एक हो जाते हैं, और यदि यहाँ पर शिंदे गुट को बाइफरकेट करना चाहती है बीजेपी, तो वहाँ अजीत जी इनके साथ नहीं आ रहे हैं। यानी तीनों का अलग अलग लाइन है, और तीनों का अलग अलग लाइन होने के कारण क्या हो रहा है, बीजेपी यह अच्छे ढंग से समझ रही है कि यदि हम शिंदे को कम सीट दिए तो शिंदे हमसे हट जाएंगे। यानी शिंदे का जितना किया धरा है, याद रखिएगा, शिंदे क्या कह रहे हैं, हमें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करो, हमें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करो, यानी बीजेपी विल नॉट कम। तो ये बीजेपी करेगी क्या? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो नहीं मारने जा रही है बीजेपी। तो इस प्रकार से ये जो तालमेल है यहाँ पर कि हम ऐसे बैठाएंगे, वहाँ पर वो तालमेल बैठने वाला है नहीं, और इससे फ़ायदा किसको होगा? अंततोगत्वा फ़ायदा होगा राहुल जी को, और राहुल जी को फ़ायदा होना यानी कि वहाँ कांग्रेस के छतरी के नीचे सरकार बनने जा रही है। इस अवस्था में यदि यह अवस्था चालू रही और उसमें बाइफरकेशन हुआ, एक रह कर के भी, याद रखिएगा, एक रह कर के भी बाइफरकेट होता है। शीशा यदि टूट जाए तो वह कभी फिर जुड़ता नहीं है। यदि एक बार एकनाथ शिंदे 100 पर मान लें या 100 से नीचे पर मान लें, तो ये दिलो दिमाग में ये रहेगा हमेशा कि ये हमें यहाँ पर पटकनी दिए हैं, इसका हम बदला लेंगे। और वह बदला इलेक्शन में किस प्रकार से लिया जाता है आप और हम भली भांति जानते हैं। एक गुट तुरंत वहीं से शिफ्ट हो जाएगा राहुल गांधी की ओर इलेक्शन के ही मने समय, और इससे तुरंत जो है बीजेपी की हार निश्चित हो जाएगी। अब जरा चला जाए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अभी क्या हो रहा है? चुनाव नहीं है, उपचुनाव है। उपचुनाव में अब जीत हार का प्रश्न है, तो उसमें उसके पहले बहराइच में क्या हो गया, हिंदू मुस्लिम दंगा करीब करीब हो ही चुका था। किसी प्रकार से प्रशासन ने संभाल लिया, लोगों ने संभाल लिया, ठीक। अब ये यदि दंगा फसाद ये होता है तो इससे, हालांकि दोनों ही तरफ से ये गलती है, ऐसा नहीं है कि एक तरफ की गलती है, तो प्रशासन का काम होता है गलतियों को किसी प्रकार से सुधारना। तो यहाँ जो बहराइच में जो हुआ, इसकी गूंज उपचुनाव तक रहेगी, याद रखिएगा, और यदि नहीं रहेगी तो उसको बनाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि यह उपचुनाव के वोटिंग के दिन तक ये कायम रहे, इसकी गूंज। क्यों भाई? बात स्पष्ट है, हिंदुओं को एक साथ करना, जो कि बिदके हुए हैं कास्ट में, क्रीड में, है ना, तो ये जो बंटे हुए हैं उनको एक करना, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मुस्लिम एक हैं, मुस्लिम एक तरफ एक हैं, एक छतरी के नीचे हैं, और हिंदू बंटे हुए हैं। तो हिंदू जब बंटे हुए हैं तो बीजेपी की हार होनी निश्चित है। वहाँ समाजवादी पार्टी की जीत होगी, वहाँ हमारे राहुल गांधी जी की जीत होगी। तो इस प्रकार से बीजेपी वहाँ पर हार का मुंह देख सकती है। लेकिन यदि उन्हें यही दंगा फसाद करके, बांट करके यदि हिंदुओं को एकत्रित कर दें, तो हो सकता है कि उनकी जीत हो जाए, जो कि संभावना कम ही है। तो ये स्थिति जो बन रही है, कई प्रदेशों में ये बन रही है, और इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? अंततोगत्वा सेकुलर पार्टियां जो हैं वे ही सफ़र करती हैं। थोड़े देर के लिए उन्हें लग रहा है कि मुस्लिम वोटों को हम एक साथ कर लें, लेकिन यदि हिंदू वोट एकत्रित हो जाते हैं तो कैसे आप जीतिएगा? आपकी जीत हार में बदल जाएगी। अब यहाँ से जरा सा हम लोग शिफ्ट होंगे हरियाणा। हरियाणा में क्या हुआ है? कल हम नहीं बना पाए थे, है ना। तो
इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि हरियाणा में जो उसकी बागडोर है वह राहुल जी के हाथ में ही है वस्तुतः। तो जब राहुल जी के हाथ में वहाँ पर हरियाणा की है तो कैसे है? वहाँ 3 गुट हैं। अब 3 गुट में अभी तो हो गया है एक मत से कि नायब सिंह सैनी को बनाया जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नायब सिंह सैनी को बना दिया गया, कल शपथ भी ले लेंगे। लेकिन क्या सोच रहे हैं? इधर यादव ग्रुप वहाँ का, जिसके पास करीब करीब 12 से 14 विधायक हैं उनके हाथ में, फिर अनिल विज हैं। तो ऐसे सिपह सलार लोग जो हैं बैठे हुए, वे क्या इससे खुश हैं? नहीं खुश हैं। तो वे चाहेंगे ना कि हमें मान सम्मान के साथ इस पर जो है कुछ मिले, तो वे राहुल जी से हाथ मिला सकते हैं। और जब राहुल जी से हाथ मिलाएंगे तो वे भले ही चीफ मिनिस्टर बन जाएं, लेकिन वहाँ की बागडोर, उनकी सत्ता की बागडोर किसके हाथ में रहेगी? वस्तुतः राहुल जी के हाथ में रहेगी। तो इस प्रकार से इनडायरेक्टली भी राहुल जी वहाँ पर शासन कर सकते हैं। इसकी संभावना करीब करीब 90 से 95% अभी दिखाई पड़ रही है। जो अभी कुलबुलाहट है लोगों में, बहुत भरे मन से इन्होंने नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया है। कल ये स्वीकार करेंगे अथवा नहीं, यह ऊपर वाले पर निर्भर करता है, सिचुएशन पर निर्भर करता है, देखा जाए क्या होगा। लेकिन लब्बो-लुआब इस वीडियो का यही है कि राहुल जी के दोनों हाथ में लड्डू है और वे इस प्रकार से इसका इस्तेमाल करेंगे जिससे कि बीजेपी को घाटा ही घाटा हो, और हर जगह बीजेपी को वे पटकनी देने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। वो पहले वाले राहुल जी नहीं रहे। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट सेक्शन में जाकर हमें अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।